नमस्कार एंड वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग के गॉडफादर कहे जाने वाले फिलिप फिशर के बारे में। हाँ, ये वो इंसान हैं जिनके बारे में वॉरेन बफेट ने एक बहुत फेमस बात कही थी कि वो 85% बेंजामिन ग्रेहम और 15% फिलिप फिशर हैं। एग्जैक्टली लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय के साथ बफेट का स्टाइल इतना बदला है कि आज ये रेशियो शायद 50-50 के करीब आ गया है। बिल्कुल। तो आज हम फिशर की जो लेजेंडरी किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, उसे ही अनपैक करने वाले हैं। राइट। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। हम उनकी फेमस स्कटलबट मेथड को समझेंगे, जो बेसिकली एक बिजनेस की जासूसी करने जैसा है। हाँ, एक तरह से। फिर हम उनकी 15 पॉइंट्स की चेकलिस्ट पर फोकस करेंगे, जो एक ग्रेट कंपनी का एक्सरे करने जैसा है। और सबसे जरूरी राइट, तो ये डिस्कशन सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज या पी मल्टीपल्स के बारे में नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बिजनेस की सोल को, उसके डीएनए को समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कैसे एक, मान लीजिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हाँ, अगर सही कंपनी में किया जाए तो 20-25 सालों में कई करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सही बात है। तो चलिए इस ब्रिलियंट माइंड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, एक ट्रूली एक्सेप्शनल कंपनी, एक मल्टी बैगर, वो ढूंढी कैसे जाए? फिशर का जवाब वॉल स्ट्रीट की फैंसी रिपोर्ट्स में नहीं था, बल्कि मेन स्ट्रीट की आम बातचीत में था। हाँ, उन्होंने इसे स्कटलबट मेथड का नाम दिया। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर है क्या ये असल में? सिंपल है पर इजी नहीं है। स्कटलबट का जो कोर आइडिया है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। राइट, वो हिस्सा जो कंपनी आपको बताना चाहती है। एग्जैक्टली। असली स्टोरी तो उन लोगों के पास है जो कंपनी से रोजाना डील करते हैं, जैसे कि उसके कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स। अच्छा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और यहाँ तक के फॉर्मर एम्प्लॉयज भी। स्कटलबट इन लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की आर्ट है। इंटरेस्टिंग। तो ये बिजनेस की जासूसी करने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ। पर ये सुनने में बड़ा थियोरेटिकल लगता है। कोई प्रैक्टिकल तरीका ऐसे करने का? मतलब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ये सब कैसे करेगा? दैट्स अ फेयर पॉइंट। किसके पास इतना टाइम है कि वो कंपेटिटर्स और सप्लायर से बात करे? ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है। देखिए, फिशर एक प्रोफेशनल थे, लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए भी प्रिंसिपल वही रहता है, बस टूल्स बदल जाते हैं। जैसे? फिशर ने एक क्लासिक टेक्निक बताई थी, किसी इंडस्ट्री की 5 कंपनीज के पास जाओ और हर एक से बाकी 4 की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पूछो। अच्छा। उनका कहना था कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको 5 कंपनीज की एक शॉकिंगली एक्यूरेट पिक्चर मिल जाएगी। ओके, ये तो स्मार्ट है। लोग अपने कंपेटिटर्स के बारे में ज्यादा ऑनेस्टली बात करते हैं। प्रिसाइसली। अब आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप शायद डायरेक्टली सीईओ से बात ना कर पाएं, लेकिन आप ग्लासडोर पर एम्प्लॉय रिव्यूज पढ़कर कंपनी कल्चर का अंदाजा लगा सकती हैं। राइट। आप सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट यूजर से बात करके रियल फीडबैक ले सकती हैं। आप इंडस्ट्री फोरम्स पर डिस्कशंस फॉलो कर सकते हैं। द टूल्स हैव चेंज्ड, बट द कोर आइडिया इज मोर रेलेवेंट देन एवर। यस। पर इसमें एक रिस्क भी तो होगा। जैसे एक फॉर्मर एम्प्लॉय तो शायद कंपनी के बारे में नेगेटिव ही बोलेगा। एब्सोल्युटली। उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर कैसे करें? यही स्कटलबट का सबसे क्रूशियल पार्ट है, इंफॉर्मेशन को वे करना, उसे क्रॉस चेक करना। फिशर ने खुद कॉशन किया था कि फॉर्मर एम्प्लॉयज की बातों को अ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, उनके फॉर्मर होने का कोई रीजन होता है। सही बात है। द गोल इज इन टू कलेक्ट गॉसिप, इट्स टू फाइंड पैटर्न्स। अगर एक कस्टमर, एक सप्लायर और एक एक्स एम्प्लॉय तीनों एक ही प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो चांसेस आर वहां सच में कुछ गड़बड़ है। तो ये एक 360 डिग्री व्यू बनाने जैसा है। एग्जैक्टली। Okay, so the scuttlebutt method gives us the raw, on-the-ground intelligence. It's like collecting witness statements. But once you have all this information, how do you organize it? Brilliant question. मतलब सिग्नल को नॉइज से अलग कैसे करें? And that's exactly where Fish's 15 points checklist comes in. Is the framework for making sense of everything you've just learned. Okay. ये 15 points सिर्फ random questions नहीं है। ये एक बिजनेस को डाइसेक्ट करने के लिए एक सर्जिकल टूल किट है। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन सी 3? फ्यूचर ग्रोथ, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड पीपल एंड इंटेग्रिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फ्यूचर ग्रोथ। फिशर का मानना था कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखना रियर व्यू मिरर में देखकर कार चलाने जैसा है। व्हाट वाज हिज की पॉइंट हियर? उनका पहला और सबसे जरूरी पॉइंट था
क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनकी मार्केट पोटेंशियल इतनी बड़ी हो कि वो कई सालों तक सिग्निफिकेंट सेल्स ग्रोथ डिलीवर कर सकें? मतलब वन हिट वंडर्स की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात है। और इसी से जुड़ा उनका दूसरा पॉइंट था, क्या मैनेजमेंट मौजूदा प्रोडक्ट लाइंस की ग्रोथ पोटेंशियल खत्म होने पर नई प्रोडक्ट लाइंस डेवलप करने के लिए डिटर्मिन्ड है? मतलब कंपनी में इनोवेशन का कल्चर होना चाहिए। प्रिसाइसली। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है मोटोरोला, फिशर्स मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट। राइट। जब फिशर ने इन्वेस्ट किया, वो टीवी बनाते थे, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा व्हाट्स नेक्स्ट सोच रहा था। वो टू वे कम्युनिकेशंस में गए, फिर सेमीकंडक्टर्स में। अच्छा। उन्होंने लगातार ग्रोथ के नए इंजन्स ढूंढे। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट सिर्फ आज के क्वार्टर के बारे में नहीं, बल्कि अगले दशक के बारे में सोच रहा था। ओके, सो वी लुक फॉर अ लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, ऑपरेशनल एक्सीलेंस। इसमें एक टर्म आता है दमदार प्रॉफिट मार्जिन्स। हाँ जी। इसका असल में मतलब क्या है? क्या सिर्फ हाई नंबर होना काफी है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। दमदार प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इट इज अ सिम्टम ऑफ अ डीपर स्ट्रेंथ। कैसी स्ट्रेंथ? हाई मार्जिन का मतलब है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव मोट है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा चार्ज कर सकती है और कस्टमर फिर भी उसी का प्रोडक्ट खरीदेगा। ये स्ट्रेंथ कंपनी को प्राइस वॉर सर्वाइव करने, R&D में ज्यादा इन्वेस्ट करने और इनोवेशन का एक ऐसा साइकिल बनाने में मदद करती है जिसे कॉम्पिटिटर्स मैच नहीं कर सकते। So it's a virtuous cycle. High margins fund more R&D, which creates better products, which leads to even higher margins. एग्जैक्टली। Okay. और यहीं पर फिशर का पॉइंट 4 आता है, अबव एवरेज R&D एफर्ट्स। उन्होंने ह्यूलेट पैकर्ड का उदाहरण दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनके सोर्सेज में एक चार्ट था जो दिखाता था कि HP की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा हर साल उन प्रोडक्ट से आता था जो पिछले कुछ सालों में ही डेवलप हुए थे। दिस वॉज प्रूफ ऑफ देयर R&D इफेक्टिवनेस। राइट। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी बिल्ड कर रही है। बिल्कुल राइट। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी पर, पीपल एंड इंटेग्रिटी। यस, ये नंबर से हटकर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। एग्जैक्टली। इसमें एक पॉइंट है जो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है, पॉइंट 8, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस। सरफेस पर तो ये एक HR मैट्रिक लगता है, फिशर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? Because Fisher's insight was that a company where employees are unhappy will never produce outstanding long-term results. मेक सेंस। आप apathetic या disgruntled employees के साथ world-class products नहीं बना सकते। High employee turnover, constant strikes या market में a reputation for being a bad place to work, ये सब massive red flags हैं। जो आपको बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेंगे। कभी नहीं। Happy employees lead to happy customers, which leads to happy shareholders. It's a chain reaction. That makes so much sense. And finally, the ultimate point, point 15, जिसे फिशर absolute और non-negotiable मानते थे। हाँ। Management with unquestionable integrity. Yes. फिशर का कहना था कि अगर इस एक पॉइंट पर जरा सा भी डाउट है, तो बाकी 14 पॉइंट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। कभी नहीं। His logic was simple. As a minority shareholder, you are completely dependent on the integrity of the management. वो कंपनी के एसेट्स के सबसे करीब है। सही। अगर मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है तो वो शेयर होल्डर्स को धोखा देने के 1000 तरीके ढूंढ सकता है। मैनेजमेंट की ईमानदारी ही इन्वेस्टर की सबसे बड़ी सुरक्षा है। Wow. So once you've done your scuttlebutt and checked the company against these 15 points, you find a great business. Buying is one thing, but I feel like the real challenge for most of us is knowing when to sell. ये तो है। I'm always tempted to book profits when a stock is up. What was Fisher's take on this? I've heard it's completely counterintuitive. It is. And this is probably his most revolutionary idea. जब उनसे पूछा गया कि एक बेहतरीन स्टॉक को बेचना कब चाहिए, हाँ, तो उनका जवाब था ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर मतलब प्रॉफिट बुक ही ना करें, ये तो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। एग्जैक्टली। फिशर ने सेलिंग के लिए मार्केट नॉइज, वैल्यूएशन या स्टॉक बहुत भाग गया है जैसे कॉमन रीजंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तो फिर क्यों? उनका मानना था कि एक ट्रूली ग्रेट कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको एक मिल गई है तो उसे बेचने की सोचना बेवकूफ़ी है। यू डोंट सेल योर विनर्स, यू राइट देम। तो फिर बेचा कब जाए? ऑलमोस्ट नेवर का मतलब नेवर तो नहीं है। करेक्ट। उन्होंने बेचने के लिए सिर्फ 3 वैलिड रीजंस दिए, एंड दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इन्वेस्टर्स। ओके।
इसे एक फिल्टर की तरह सोचें। बेचने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या है वो सवाल? पहला, डिड आई मेक अ मिस्टेक इन माई ओरिजिनल एनालिसिस? क्या मेरी शुरुआती रिसर्च गलत थी? ठीक है। दूसरा, हैज द कंपनी फंडामेंटली चेंज्ड? क्या कंपनी अब उन 15 पॉइंट्स पर खरी नहीं उतरती? जैसे मैनेजमेंट बदल गया हो या उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया हो? बिल्कुल। और तीसरा, जो बहुत रेयर होना चाहिए, हैव आई फाउंड अ सिग्निफिकेंटली बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर? अगर इन तीनों का जवाब नहीं है तो आराम से बैठिए। दिस सिंपल फिल्टर कट्स आउट 99% ऑफ द नॉइज एंड बैड डिसीजंस ड्रिवन बाय फियर और ग्रीड। That's a powerful mental model. Let's circle back to the Motorola example. उन्होंने इसे almost never hold किया होगा। उन्होंने इसे दशकों तक होल्ड किया। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 25 सालों में स्टॉक ने 30 गुना अप्रिसिएशन दिया। 30 times। जरा सोचिए, अगर किसी ने 25 साल पहले 5 लाख रुपए का निवेश किया होता तो डिविडेंड्स के बिना ही उसकी कीमत आज 1.5 करोड़ रुपए होती। वाओ। ये पावर है एक महान बिजनेस के साथ बने रहने की। अगर वो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में जल्दी निकल जाते तो ये लाइफ चेंजिंग वेल्थ क्रिएशन मिस हो जाता। This also challenges the idea of diversification. आम सलाह है, don't put all your eggs in one basket. हाँ, फिशर का इस पर क्या कहना था? उनका मानना था कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत सारे स्टॉक्स रखना असल में इज अ कन्फेशन ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब? ये माने जैसा है कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। उनका तर्क था कि सच्ची सिक्योरिटी ज्यादा स्टॉक्स रखने से नहीं आती, तो फिर किससे आती है? अ फ्यू राइट स्टॉक्स को गहराई से जानने से आती है। अगर आपने 5 से 10 बेहतरीन कंपनीज को पूरी स्कटलबट और 15 पॉइंट एनालिसिस के साथ चुना है तो आपका पोर्टफोलियो रतन टाटा के पोर्टफोलियो से ज्यादा सेफ है, जिसमें 50 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। That's a strong statement. क्योंकि ग्रेट कंपनीज खुद अपने अंदर प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करती हैं। तो आज हमने फिलिप फिशर के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के 3 पिलर्स को समझा। जमीनी हकीकत जानने के लिए स्कटल बट मेथड, राइट, और बिजनेस की ट्रू क्वालिटी पर रखने के लिए 15 पॉइंट्स की चेकलिस्ट, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाने के लिए होल्ड ऑलमोस्ट नेवर की स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। फिशर हमें सिखाते हैं कि एक स्टॉक टिकर में नहीं बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करें। राइट। नंबर से परे देखें और बिजनेस की आत्मा, उसके लोगों और उसकी इंटेग्रिटी को समझें। इट्स अबाउट फाइंडिंग एक्सीलेंस एंड देन हैविंग द पेशेंस टू लेट इट कंपाउंड फॉर यू। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। फिशर ने ये किताब 60 साल से भी पहले लिखी थी। आज की इस हाइपर फास्ट डिजिटल दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और बाजार सेकंड्स में रिएक्ट करता है, क्या फिशर की धीमी, धैर्यपूर्ण स्कटलबट मेथड आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? अच्छा सवाल है। या फिर आज के इस शोर शराबे के बीच जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है? सोचिएगा जरूर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही स्टॉक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट्स देते हैं जबकि ज्यादातर नहीं? ये वो पहेली है जिसे हर इन्वेस्टर सुलझाना चाहता है, और सच कहें तो इसी में कामयाबी का राज छुपा है। और इसका जवाब वो वहां नहीं है जहां ज्यादातर लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं। ये बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असली सुराग तो कहीं और ही छिपे हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, फिलिप फिशर का तरीका हमेशा से ही थोड़ा अलग था। वो सिर्फ नंबरों के पीछे नहीं भागते थे, वो उस असली वैल्यू की तलाश में थे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। फिशर का मानना था कि निवेश में सबसे बड़ी गलती है पहले से ही अपना मन बना लेना, मतलब फैक्ट्स को सुनना ही नहीं। सफल होने के लिए एक खुला दिमाग और फैक्ट्स पर आधारित अप्रोच रखना भाई बहुत जरूरी है। तो फिशर का वो राज था क्या? असल में उन्होंने एक ऐसी अनोखी जासूसी तकनीक अपनाई जो उन्हें बाकी निवेशकों से मीलों आगे ले गई, और इसे कहते हैं स्कटलबट मेथड। इसका सीधा सा मतलब है जमीनी हकीकत का पता लगाना, मतलब उन लोगों से बात करना जो कंपनी को अंदर बाहर से सही मायनों में जानते हैं। ये देखिए, ये है स्कटलबट नेटवर्क। आप कंपनी के कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, यहाँ तक कि एक्स एम्प्लॉय से भी बात करते हैं। इससे होता क्या है, आपको एक ऐसा 360 डिग्री व्यू मिलता है, एक ऐसी अंदर की खबर मिलती है जो कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट का भी नहीं दे सकती। यही तो स्कटलबट की असली ताकत है। सोचिए, जब आपके कंपेटिटर्स भी आपकी कंपनी का सम्मान करने लगें तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। ये किसी कंपनी की रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ को परखने का सबसे पक्का तरीका है।
अच्छा, अब स्कटलबट से मिली जानकारी को परखने के लिए फिशर ने एक बहुत ही जबरदस्त टूल बनाया था, उनकी मशहूर 15 पॉइंट चेकलिस्ट। ये समझिए कि हर निवेशक के लिए एक जरूरी गाइड है। ये चेकलिस्ट असल में भविष्य की ग्रोथ, इनोवेशन और लीडरशिप पर फोकस करती है। इसमें कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं, जैसे क्या कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं और क्या वो लगातार बढ़ रहे हैं? उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D डिपार्टमेंट कितना दमदार है? और सबसे जरूरी, क्या मैनेजमेंट में अनक्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी है? और देखिए, फिशर के लिए मैनेजमेंट की ईमानदारी एक एब्सोल्यूट रूल था। इसमें कोई समझौता नहीं। अगर मैनेजमेंट की नीयत में जरा भी खोट है तो उस कंपनी में निवेश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बात खत्म। तो इस पूरे जासूसी तरीके को अपनाने से नतीजा क्या निकलता है? चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। आप जरा सबूतों पर नजर डालते हैं और यहां आंकड़े चीख कर अपनी कहानी बताते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एक स्टैंडर्ड स्टॉक में 7% की एनुअल ग्रोथ रेट पर 10 साल बाद ये करीब 20 लाख रुपए बनेगा। ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन एक अनकॉमन प्रॉफिट स्टॉक में 26% की ग्रोथ रेट पर वही 10 लाख रुपए 10 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। ये है कंपाउंडिंग ग्रोथ की असली ताकत। अंतर सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बहुत विशाल है, और यही अनकॉमन प्रॉफिट्स का असली रहस्य है। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि लंबी अवधि की ग्रोथ पोटेंशियल ही सब कुछ है। ये आज मिलने वाले छोटे मोटे डिविडेंड या स्टॉक की कम कीमत से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी पड़ताल का अंतिम फैसला क्या है? तरीका तो हमारे सामने है, सब कुछ साफ है, लेकिन असली चुनौती निवेशक की अपनी सोच और अनुशासन में है। फिशर ने कुछ जरूरी चेतावनियां भी दी हैं। ये वो आम गलतियां हैं जिनसे हर निवेशक को बचना चाहिए, जैसे कि सिर्फ हाइप देखकर किसी कंपनी में पैसा लगा देना या फिर भेड़ चाल में शामिल हो जाना। और ये बात तो सब कुछ कह देती है। शेयर बाजार में एक तेज दिमाग से ज्यादा जरूरी है एक मजबूत नर्वस सिस्टम, मतलब इमोशनल डिसिप्लिन और धैर्य। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी हैं। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सुराग भी मौजूद हैं और तरीका भी साफ है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या एक निवेशक में इन सिद्धांतों पर टिके रहने का अनुशासन है?